Namaste and welcome to this exciting episode of Satology Debunking Mythology. आपको ये वीडियो अंत तक देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट भी करिएगा। ये जो आज का विषय है द फ्यूचर ऑफ टैरिफ्स, इस पे मैं आपको एक अमेरिकन पर्सपेक्टिव भी दूंगा और एक भारतीय पर्सपेक्टिव भी दूंगा, दोनों में। So without delay, let us welcome Shri Desh Kapoor ji. Welcome Desh Kapoor ji. Thank you. So ये तो ट्रम्प जी तो बैटिंग पे बैटिंग कर रहे हैं जबरदस्त तरीके से और हमारे राष्ट्रपति होने के कारण हम लोग कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं, कुछ हमारी को तो कोई सुनता भी नहीं है। What do you say? What is happening actually with America today? See, ये मतलब वो होता है ना कि जैसे हमारे यहाँ भी इंडिया में भी होता है। मुझे थोड़ा कैमरा नीचे करिए तो आपका और भी फेस ऊपर की तरफ आएगा। There is lot of space. अब अब ठीक है? हाँ, अब ठीक। सॉरी। सो जैसे इंडिया में है ना, जब वो कुछ लोगों को याद आता है कि हमारा पुराना टाइम कैसा था, तो सब सोने की चिड़िया की बात करते हैं। ऐसे ही जो टैरिफ का जो एक चार्ट है, वो पहले किसी ने निकाला था। अगर उसको देखो तो लोग ये कहते हैं कि जब एक जमाना था जब सिर्फ टैरिफ ही था एक रेवेन्यू जनरेटर, टैक्सेस नहीं होते थे। तो पीपल वांट टू गो टू दैट पॉइंट, और वो था अराउंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आसपास। तो पीपल वांट टू गो टू दैट एरा कि भैया हमें तो फिर वापस मेक अमेरिका ग्रेट अगेन करना है, तो टैक्सेस निकालो, टैरिफ्स डालो। और अगर एलिट्स को, मतलब ये थिंकिंग है, मतलब अगर एलिट्स को अगर पैसे लेने ही हैं तो हम क्यों दें? बाहर के लोगों से लो आप, क्योंकि टैरिफ का मतलब होता है आप दूसरों को टैक्स कर रहे हो, और टैक्सेस, इनकम टैक्स होता है आप अंदर से हमसे टैक्स ले रहे हो। वो क्या रहा है कि ये चीज आई इसलिए क्योंकि अमेरिकन टैक्स पेयर्स को, अमेरिकन सिटीजन्स को टैक्स करके ये लोग वो टैक्स लेकर बाहर के देशों में देते थे। जैसे यूएसएड में गया, वॉर्स में गया, और ये वो एलीट फ्यू के पास जाता था। तो उनका ये कहना है कि आपने हमसे तो पैसे लेके सारा हमें लूट लिया, और बाहर वाले देशों को आपने सब्सिडीज वगैरह देके नाफ्टा किया, चाइना को दिया। बहुत लोग नहीं जानते कि चाइना पोस्ट के साथ यूएस पोस्ट का वो है, एक डील है कि चाइना पोस्ट से जो वो भेजते हैं ड्रॉप शिपिंग, दैट कैन एक्चुअली कम फॉर फ्री। चाइना पोस्ट, लाइक दिस वाज नॉट अवेलेबल टू एनी अदर कंट्री, वो चाइना पोस्ट के साथ था। तो आप ये देखो कि ये शीन जैसी कंपनी, टेमू जैसी कंपनी, ये इसलिए आई क्योंकि एक खास तरह का उनको एक एक्सटेंशन दी गई थी बाय द यूएस गवर्नमेंट ऑफ द डे, एंड यहां से जितनी मैन्युफैक्चरिंग से सारी खत्म हो गई। तो उनको लगता है कि भाई आपने हमें तो यहाँ बर्बाद करके रख दिया। पूरा मिडिल अमेरिका अगर देखें, पूरा मिडवेस्ट, जो रस्ट बेल्ट वगैरह, आप वहां जाओ, विस्कॉन्सिन में कभी जाके देखो, रसीन में जाओ, और उसके आसपास, मतलब शिकागो से लेके मिलवॉकी के बीच में अगर वो पूरी जो वो हाईवे जाता है उसके आसपास देखो, सारा कुछ बर्बाद हुआ है, कुछ है नहीं। मतलब देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग। $1 million होम्स जो होंगे मिशिगन, लेक मिशिगन के ऊपर, वो बोर्डेड अप है क्योंकि वहां कोई है नहीं। तो जब इतनी बर्बादी हुई और कोई बोलने वाला नहीं था, कोई उनकी बात सुनने वाला नहीं था, तो ये मूवमेंट, ट्रम्प एक अकेला इंसान नहीं है जो आया है, ये एक मूवमेंट है जो आई है। तो जो मूवमेंट जो आई है यहाँ पर, तो वो अपनी
सालों की और दशकों की जो अपनी पेंट अप एंगर था वो लेकर आई है कि भैया आपने तो हमें बर्बाद करके रख दिया। और अगर आपको पैसे लेने ही हैं तो आप दूसरों से उनको टैक्स करके लो ना पैसे, हमसे क्यों ले रहे थे? अगर वाक़ई में अगर दूसरे लोग ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हैं हमारे जो अमेरिकन्स जो मैन्युफैक्चरिंग है लाइक उसके कंपैरिज़न में, तो देखते हैं। तो वो एक मेंटालिटी लेकर ये जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है और जो उसके पीछे जो वोटर्स से जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, वो आगे बढ़ी है। तो आज जो आप देख रहे हो जो लिबरेशन डे और इतने सारे टैरिफ्स वगैरह लगाए हैं इंडिया के ऊपर आई थिंक 26% है और चाइना के ऊपर भी काफी हाई 37 या 34% के आसपास है सो सो बेसिकली दिस इज चाइना के ऊपर 34 है। 34 राइट हाँ, एंड क्या है कि किससे ये नहीं और आई थिंक वियतनाम के ऊपर तो आई थिंक 50 से ऊपर है हाँ, यूरोपियन यूनियन पे 20, हाँ वियतनाम पे 46, 46 हाँ प्यारे 46 पाकिस्तान पे 29, 29 श्रीलंका पे 44। राइट हुँ, तो ये जो है पूरा जो तंत्र ये लगा रहे हैं विद टैरिफ्स और स्टॉक मार्केट हैज फॉलन सब्सटेंशियली और भी गिरेगी क्योंकि अ, अब इसका ये कैसे प्ले आउट करेगा वो देखने वाली चीज है तो ये हुआ क्या है कि अगर हम इंटरनली भी देखें तो जो इंडियन जो कंपनीज है सपोज करो फार्मास्यूटिकल्स ले लेते हैं फार्मास्यूटिकल्स जो इंडस्ट्री है जो कंपनीज हैं उन्होंने जेनेरिक ड्रग इतने साल हो गए हैं उनको इतना मौका मिला कि आगे बढ़े आईटी सर्विसेज कंपनीज को अगर लें इतना मौका मिला कि वो आगे बढ़े इन दोनों इंडस्ट्रीज जो हैं इंडिया की इन्होंने सिवाय कॉस्ट आर्बिट्राज के और बेसिक स्टफ के उन्होंने और कुछ खास नहीं किया आप आप इंडियन इंडस्ट्री में अगर जाओ तो एक्सेप्ट फॉर कोविड जब उनको पुश किया गया वो भी सिर्फ एक ही कंपनी ने किया कितनी कंपनीज हैं जो वाकई में कटिंग एज फार्मास्यूटिकल काम कर रही हैं जो कटिंग एज ड्रग्स बना रही हैं वो सारी सारी जेनेरिक्स में ही है उनको जेनेरिक्स में फायदा था पूरी दुनिया को वो दे जा रहे थे तो उन्होंने वैसे ही रखा ऐसे ही आईटी सर्विसेज इंडस्ट्री थी उन्होंने भी ऐसे ही काम किया है जब तक कॉस्ट आर्बिट्राज चल रहा है वो कॉस्ट आर्बिट्राज करे जा रहे हैं जो कंपनीज पहले आईआईटीएंस को लेती थी वो आज बीए पास लोगों को ले रही हैं और क्योंकि क्वालिटी गिराती चली जा रही है क्योंकि और कॉस्ट गिराती चली जा रही है क्योंकि कॉस्ट पे काम कर रही है वैल्यू सेलिंग कभी किसी ने की नहीं सेम गोज फॉर द अदर इंडस्ट्रीज like whether it is like pharmaceuticals or even electronics कितनी सारी कंपनीज हैं इंडिया में जो वाकई में कटिंग एज इलेक्ट्रॉनिक काम कर रही हैं भाई मोस्ट ऑफ देम आर एक्चुअली डूइंग बिल्कुल बेसिक जो असेंबली लाइन लाइक वर्क होता है कोई आज तक इंडिया से सैमसंग नहीं निकल रहा सोनी नहीं निकल रहा क्यों नहीं निकल रहा बिकॉज उनको वो लगता है कि दिस इज द राइट वे टू वर्क सिर्फ ऑटोमोबाइल में अगर देखें तो आई थिंक लाइक कुछ पॉकेट्स हैं जिन्होंने काफी अच्छा काम किया है जैसे महिंद्रा है अब महिंद्रा के ट्रैक्टर्स जो है वो यूएस के साउथ में जॉन डियर के साथ compete करते हैं यहाँ पर और उनको बीट करते हैं कई कई सेक्टर्स में स्मॉल ट्रैक्टर्स या करेक्ट और तो उन्होंने काम किया है उस पे उनके महिंद्रा की जो कार्स हैं इवन इन इंडिया दे आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल बिकॉज उन्होंने उस पे काफी काम किया है अगर आप करो काम तो उस पे तो इंडियन इंडस्ट्रीज बेटर हो सकती हैं तो दिस विल एक्चुअली बॉयल डाउन टू जस्ट वन थिंग कि जैसे कौन सी मेजर इंडस्ट्रीज हैं ऑटो पार्ट्स है फार्मास्यूटिकल्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स है जेम्स एंड ज्वेलरीज हैं इनमें जो ज्यादा वो होंगे टैरिफ्स होंगे मतलब वो लगाए जाएंगे तो इंडियन कंपनीज विल बी फोर्स्ड जो इतने साल आराम का जीवन जी लिया उन्होंने वो आराम का जीवन वो नहीं जी सकते अब
उनको भी इनोवेट करना पड़ेगा, बाय फोर्स करना पड़ेगा, जो उन्होंने नहीं किया। उन्होंने सिर्फ फायदा उठाया है इस कॉस्ट आर्बिट्राज का। जो काम देखो, ये जो टैरिफ का जो फायदा है और जो यू नो ये जो ट्रेडिंग का जो फायदा था, जो टैरिफ के वो डिफरेंस का, वो तो कोरिया के पास भी था, वो जापान के पास भी था। उन्होंने उसको यूज किया टू एक्चुअली बिकम बेटर, दोज इंडस्ट्री बिकेम साउथ बेटर। साउथ कोरिया की तो सारी कंपनीज अब अमेरिका ही आ रही है, छोड़ हाँ, दिया साउथ कोरिया। करेक्ट। सो सो ये है कि इंडिया की कंपनीज क्या इनोवेट कर सकती हैं क्या? क्या वो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बना सकती हैं जो वाकई में दुनिया के साथ compete करें? तो आई थिंक हम वाइल्ड वेस्ट बोलते हैं, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एरा ऑफ बीइंग वाइल्ड वेस्ट फॉर द इंडस्ट्रीज। क्योंकि जो इंडस्ट्रीज सिर्फ कॉस्ट आर्बिट्राज या टैरिफ आर्बिट्राज पे चल रही थी, दे विल बी फोर्स्ड टू एक्चुअली ग्रो अप। तो तो वहां आके ये ये आएगा डिफरेंस। एंड सी, ऐसा नहीं होगा कि जो तो इंडस्ट्रीज हैं, मतलब जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री यहाँ है काफी, यहाँ यूएस में, they will be able to actually beat a lot of the low level like generic kind of जो कंपनीज हैं क्वाइंट इंडिया में, पर एक्चुअली generic अभी ये भी चलेगी। जो सिप्ला सिप्ला सप्लाइज टाइलेनॉल और भी आइबुप्रोफेन कम्स फ्रॉम इंडिया। जो राइट। भी बेसिक ड्रग्स हैं वो सारे तो इंडिया से आ रहे हैं। करेक्ट। एंड एंटीबायोटिक्स आर ऑल कमिंग फ्रॉम चाइना। करेक्ट। और ट्रक के पार्ट्स, इंडिया इज अ मेजर सप्लायर ऑफ ट्रक पार्ट्स। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि दिस विल डी डॉलराइज तो ज्यादा, बिकॉज द रिजर्व करेंसी स्टेटस भी है ना इन लोगों का। सो रिजर्व, अगर रिजर्व करेंसी स्टेटस है तो यू आर ऑटोमेटिकली अर्निंग मनी। why should why should other countries pay for it? So reserve currency status was paying for the difference, लेकिन आपने तो खर्चा इतना किया कि you did not care, plus आप अमेरिकन टैक्स पेयर का पैसा लेके बाकी सब काम कर रहे हो। So the government was a net beneficiary. तो अब इक्वल प्लेइंग ग्राउंड्स आने वाला है। तो हाँ। डू यू थिंक कि ये सब मैं तो सिर्फ इंडिया का बात किया, मैक्सिको पे टैरिफ, अभी मैक्सिको पे टैरिफ जीरो है क्योंकि चाइना का सारा एक्सपोर्ट इज कमिंग थ्रू मैक्सिको। करेक्ट। चाइना पे एग्जैक्ट। आपने टैरिफ लगाया है तो यहाँ पे आपका टॉयलेट रोल का प्राइसेस बढ़ने वाला है। हाँ। टॉयलेट रोल यूज्ड टू बी $12, अब 20 पे पहुँचने वाला है। पूछेंगे कैसे भाई? मैं अक्सर आज से करीब 15-20 साल पहले की बात है, मैं अपने दोस्तों को कहा करता था कि एटलीस्ट 40% ऑफ माय ग्रोसरी बिल इज पेड बाय सीसीपी। सो उनको वो ये बात काफी अजीब सी लगती थी, पर ये बात काफी सच भी थी, क्योंकि जो सब्सिडीज वो देते हैं टू द चाइनीज कंपनीज, दे वर द रीजन व्हाई हमारा इतना ग्रोसरी बिल लो आता था, राइट। तो वो जो डिफरेंस है, लाइक इफ वी हैव टू स्टार्ट मेकिंग इन like in the US itself, so that cost will obviously rise. तो हमारा अपना ग्रोसरी बिल will rise। यहाँ जो सेकेंड हैंड की चीजें हैं और कैसे चीजों को ठीक करना, बिकॉज यहाँ तो ये था कि एक अगर चीज खराब होती थी तो वो इंसान जाके एक नई चीज ले लेता था। जैसे एक अगर माइक्रोवेव खराब हुआ, उसको वहां डंप किया, तो एक और जाके खरीद लिया। तो आई थिंक एक सेकेंडरी जो मार्केट है of repair and maintenance, I think that will also increase, because that is a short term impact, and that is something that can be like instantly uh, like stood up, because एक पूरी इंडस्ट्री खड़ी करनी जो माइक्रोवेव बनाएंगी वो एक अलग चीज है। एक ऐसा एक वोकेशन चालू करना जो वो माइक्रोवेव्स को रिपेयर करता है, दैट इज इजियर टू एक्चुअली स्टार्ट हियर। जब जॉब्स वगैरह जाएंगी तो उस हिसाब से देखो तो आई थिंक इवन द वे पीपल विल यूज स्टफ विल चेंज। अभी तो यूज एंड थ्रो बहुत कुछ होता है, वो यूज एंड थ्रो
इसलिए होता था क्योंकि वो बहुत आसान था, डॉलर स्टोर पे जाओ, आप वहाँ बहुत सस्ती चीज़ें मिल जाएँगी। वो डॉलर स्टोर का पूरा पूरा जो मार्केट थी वो चाइना, वियतनाम, बांग्लादेश, इंडिया इन सब से आता था। वो नहीं आएगा। तो डॉलर स्टोर का जो कॉन्सेप्ट जो था, जो चीप स्टफ का कॉन्सेप्ट जो था, वो धीरे-धीरे चला, वो एटलीस्ट अगले 2 साल में इम्पैक्ट होगा। आई थिंक वो जाएगा नहीं पूरी तरह से, पर इम्पैक्ट तो होगा। और अ, जो आप ये बात कर रहे हो डी-डॉलराइज़ेशन की, आई थिंक वो तो एक हकीकत है। वो दैट विल अ, ये See, the question that I asked in my last newsletter was, can US survive as a country if it is no longer an empire? एंड मैं इसलिए ये क्वेश्चन पूछा था क्योंकि डी-डॉलराइजेशन का बहुत बड़ा जो रीज़न है, जो डॉलर का एज़ अ रिज़र्व करेंसी बहुत बड़ा जो रीज़न है, वो ये नहीं है कि डॉलर वाक़ई में ऑन इट्स ओन मेरिट इज़ स्ट्रांग। इट्स नॉट दैट। The reason why it is there as the reserve currency is because के जो मिलिट्री माइट है जो यूएस की, वो उसके पीछे है, एंड दैट मिलिट्री माइट which includes all those ways of intervention. See, जब एक चाहे आप नेटो ले लो, चाहे आप ये रिजर्व करेंसी ले लो, उसके पीछे एक गारंटी है। जब ये बात करते हैं कि आई ओ यू, वो जो ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं, व्हाई इज इट ऑलवेज ट्रिपल ए रेटेड, इज बिकॉज देयर इज अ गारंटी कि यूएस गवर्नमेंट विल डेफिनेटली पे। दैट गारंटी इज लाइक रिक्वायर्स के जो भी वो गारंटी दे रहा है, उस वो पूरी दुनिया को अपने टर्म्स पे चला सकता है। अगर आप अपने टर्म्स पे पूरी दुनिया को नहीं चला सकते, तो आप वो गारंटी भी नहीं दे सकते ना। आप नेटो को गारंटी कैसे दोगे एक पूरी सिक्योरिटी की, अगर आपके पास वो तरीका ही नहीं है पूरी दुनिया को कंट्रोल करने का। आप ये गारंटी एक रिजर्व करेंसी की कैसे दोगे इफ यू कैन नॉट कंट्रोल द वर्ल्ड? दैट इज व्हाई एवरी रिजीम एंड एवरी रूलर जो आज तक आए हैं इतने सालों में, जो जो अलाइन नहीं थे टू व्हाट द यूएस वांटेड, दे वर ऑलवेज थ्रोन आउट। And the way they were thrown out was actually through the other means. ये USAID हुआ, NED हुआ, democracy promotion हुआ, जो regime change operations जो हो रहे थे, उनके थ्रू जो इतने पैसे लगा लगा के ये regime change operations कर रहे थे, they were responsible for the security guarantee that they were giving. That is why US was a reserve currency, right? So वो एक मेजर एस्पेक्ट था जो जो धीरे-धीरे इरोड होगा। जब वो इरोड होगा, तो अगर तो अगर तो यूएस कॉम्पिटिटिव है और इस हद तक कॉम्पिटिटिव है कि उसके सामने कोई टिक नहीं सकता, और ऑन इट्स ओन मेरिट एज ए नेशन, एज अ नॉर्मल सॉवरेन नेशन, अगर वो वाकई में इस लेवल पे अपने आप को ले जाता है कि कंपटीशन उसका कोई सानी नहीं है, तब उसकी करेंसी वाकई में ऑन इट्स ओन मेरिट्स एक रिजर्व करेंसी बन सकती है। पर पर अगर ऐसा नहीं है और आपके पास वो मिलिट्री माइट, वो रिजीम चेंज ऑपरेशंस का एक पूरा तंत्र भी नहीं है, तो देन हाउ विल यू बी एबल टू एक्चुअली मेक द यूएस डॉलर एज अ रिजर्व करेंसी? लाइक इट वोंट वर्क। ये डगलस मैकग्रेगर ने ये थ्योरी डाली थी कि यूएस डॉलर इज स्ट्रांग बिकॉज यूएस के एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, दैट्स व्हाई। हाँ, और फिर बिल्कुल सही बात है। टगर कार्लसन ने भी यही बात बोली थी, उसी के शो में बोली थी। सो ये तो सबको पता लग गया है कि अमेरिकन डॉलर इज रिजर्व करेंसी बिकॉज ऑफ दैट। लेकिन लोग तो परेशान भी हैं, अमेरिका के रिजीम चेंजिंग ऑपरेशन से ही बहुत परेशान हैं कि लोग लाइक दे आर थिंकिंग कि कंट्रीज आर थिंकिंग कि क्यों हम डॉलर को खरीदें टू ट्रेड बिटवीन कीनिया एंड सूडान, क्या जरूरत है? अगर कीनिया और सूडान के बीच में ट्रेड है तो डॉलर क्यों खरीदें? दोनों कंट्रीज खरीदती है ना ट्रेड करने के लिए। तो व्हाई? ये तो वही हो गया ना, बिल्ली बांट रही है ब्रेड को, रोटी को दो बंदरों में। बोली आधा तुम लो, आधा तुम लो। अच्छा ये पूरा है तो अब सॉरी, बंदर बांट रहा है दो बिल्लियों में। तो
दिस इज एग्जैक्टली द सेम सिनेरियो ना, उसी तरह का सिनेरियो है कि व्हाई शुड पीपल इवन, अगर मालूम है कि बाद में सैंक्शन ही लगने वाले हैं, प्लस हुँ। आप जो प्रॉफिट आता है उस पे आप वेपन्स बेचते हो, उन देशों का उसमें खाने के लिए बचेगा नहीं। आप पहले तो आपने डॉलर खरीद रहे हैं वो लड़ने के लिए, फिर आप उसके बाद सैंक्शन लगा देते हो एक पार्टी के ऊपर जो पैसा नहीं देता है, फिर उसके बाद आप ये करते हो, फिर रिजीम चेंजिंग करते हो। तो पीपल आर टायर्ड ऑफ दिस ऑल दीस थिंग्स, चाहे साउथ अमेरिका हो, चाहे नॉर्थ अमेरिका हो, कोई भी देश हो। अभी मेक्सिको पे माफ कर दिया, पता नहीं मेक्सिको ने क्या माफी हो गई अभी इसको, मेक्सिको बड़ा खुश कि उसको माफी मिल गई। मतलब आप पैसा भी ले रहे हो प्लस माफी भी दे रहे हो, ये तो बहुत भयंकर बिजनेस स्ट्रेटेजी है। आप राइट। पैसा लेके क्या दे रहे हो उनको, माफी। और तो व्हाट पीपल आर, तो मैं ये सोच पूछ रहा हूँ आपसे, व्हाट डू पीपल गेन फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स, क्या उनको फायदा है? सी एक वो होता है ना, अम, कई बार कई घरों में एक ऐसा इंसान होता है जो सिर्फ, वो कहते हैं ना, पहले वो जब तक वो आदमी जिंदा है तब तक सारे सारे वो डरे रहते हैं उससे, या लाइक उसके जो भी वो बोलता है या नहीं भी बोलता है तो भी उनको ऐसा लगता है कि एक सिक्योरिटी है, हम कुछ नहीं करेंगे। तो सारे जो बच्चे होते हैं, जो सारे बेटे होते हैं, वो भी अपने आप को बिहेव करते रहते हैं। जब वो इंसान चला जाता है तो सारे आपस में टूट-फूट जाते हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि विदाउट द पावर, लाइक इवन व्हेन दैट द पर्सन इज एब्सोल्युटली सिक एंड आउट, वो फिर भी उसका एक दबदबा, या वो दबदबा ना कहो, एटलीस्ट लाइक उसका एक पुराना एक इनर्शिया रहता है। तो वो इनर्शिया, तो अगर अगर यूएस को देखो, जैसा भी तंत्र था, अच्छा था, बुरा था, अ, ये अभी तो चल रहा है, अभी तो चल रहा है, चल अभी रहा भी है। चल रहा है। पर वो कैसा भी है, पर एक तंत्र तो है। तो आई थिंक जब अभी जयशंकर ने बोला, डॉक्टर जयशंकर ने, कि देखो ऐसा है कि दिस this is a very fundamental shift in the world, not the Ukraine war, but what is happening in the US is the most fundamental shift that is happening in our generation. और वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि US suddenly is not, like, is not there. If the US as a global order setter is not there, because सी ये लोग बोलते रहते हैं इंटरनेशनल ऑर्डर, ग्लोबल ऑर्डर, ये सब वर्ड्स आगे जाते रहते हैं। देयर इज नो ग्लोबल ऑर्डर, देयर इज नो इंटरनेशनल ऑर्डर, इट इज अ यूएस ऑर्डर। लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट। सो इट वाज आउट एंड आउट अ यूएस ऑर्डर। हुआ क्या, जब ब्रिटेन, जब एम्पायर था और उसके बाद वो नहीं रहा आफ्टर आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू, वो धीरे धीरे रिसीड कर गया। एंड उसने अपना जो बेटॉन था, अपना जो वो हिस्सा था, वो दे दिया इसको, यूएस को, कि भैया आप अब कैरी ऑन करो। तो यूएस बिकेम द मेन होल्डर ऑफ द वेस्टर्न एम्पायर। और बाकी जो थे, जो नेटो फोर्सेस बनी, जो पूरा एंग्लो सैक्सन जो वो वर्ल्ड है, वो यूएस के पीछे चलता रहा, और दे वर गोइंग टू सेट दैट एम्पायर अराउंड द वर्ल्ड। सो एम्पायर रहा, वो उसको ना फंड कर रहे थे, ना उसको सेट कर रहे थे, वो यूएस सेट कर रहा था। वो सिर्फ लाइक यूएस अपनी वो बस चला रहा था, वो सारे बस में बैठे थे, बस इतना था। अब क्या हुआ है, और दूसरी तरफ था सोवियत यूनियन। अब सोवियत यूनियन भी एक एम्पायर की तरह था, पर जब वो टूटा, जब सोवियत यूनियन टूटा, उसका जो पूरा जीडीपी जो था, वो 40 to 50% गिरा। दैट इज फार मोर देन व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन। सो यू सी, कहां था कहां था रशिया, और कहां से उठा के वो कहां लेकर आया पुतिन, चाहे कैसे भी लाया हो, अच्छा बुरा, जैसे लोगों को उसने तंग किया, मारा, जो भी किया, ओलिगार्क्स आए गए, सब कुछ हुआ।
पर वो एक रशिया को एक ऐसी सिचुएशन में तो ले आया जहां वो एक वायबल ऑप्शन तो है, एक वायबल पावर तो है। वो तो वायबल पावर भी नहीं थी। तो तो दो केस स्टडीज हैं। एक है ब्रिटेन। जो ब्रिटेन की केस स्टडी है वो है कि जब एक एम्पायर जब खत्म हो रहा था तो उसने दूसरों के हाथ में वो बागडोर दे दी। दूसरी तरफ था सोवियत यूनियन। जब वो टूटा, उसको संभालने के लिए, उसको बचाने के लिए कोई नहीं था। तब उन्होंने एक अपना एक तरीका निकाला। यूएस अगर वो एम्पायर नहीं रहा, तो पूरा वेस्ट भी एम्पायर नहीं रहेगा। बिकॉज़ दिस इज़ नॉट सी मैं कह रहा हूँ दिस इज़ अ यूएस लेड ऑर्डर, बट under the umbrella of US there is a Western empire. There is a Western order. This Western order ये जिंदा तब तक है जब तक यूएस का बोलबाला है, जब तक यूएस की स्ट्रेंथ है। अगर यूएस की स्ट्रेंथ नहीं रहती तो वेस्टर्न ऑर्डर भी नहीं रहता। अगर ये वेस्टर्न ऑर्डर नहीं रहता तो हर कोई वो कंट्री जो कोशिश कर सकती है आगे बढ़ने की, वो कोशिश करेगी आगे बढ़ने की। तो जो आप कह रहे हो ना कि पहले ये रेजीम चेंज ऑपरेशंस वगैरह थे, उससे लोग तंग आ चुके थे, वाक़ई में तंग आ चुके थे। पर वो फिर भी कोशिश नहीं करते थे ये पूरे एडिफिस को तोड़ने की, बिकॉज़ कुछ था तो सही। अगर कुछ ना रहा, तो चाइना अपनी मनमानी करेगा और रशिया अपनी मनमानी करेगा और जर्मनी अपनी मनमानी करेगा और टर्की अपनी करेगा और यूएस भी अपनी करेगा। तो इतने सारे जब लोग एक ही उसमें आएँगे, तो देयर विल बी कंपीटिंग इंटरेस्ट। यूरोप आज तक चुप था। उसने अपने आप को ज़्यादा ना ऊपर चढ़ाया, ना ऊपर बोला, ना उसने मिलिट्री अपनी माइट को आगे बढ़ाया। पर आप ये देखो कि अगर सारे के सारे अगर इस पूरे मैदान में कूद पड़ेंगे, तो दे विल बी कंपीटिंग interests, and therefore there could be reasons for war, for conflicts. वो बढ़ेंगी, वो कम नहीं होंगी। तो तो जो चीजें ढकी छुपी थी, वो चीजें बाहर आएंगी। जब वो चीजें बाहर आएंगी, तो इट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एटलीस्ट द कंपनीज। अब मैं अगर वो टैरिफ के अगर बात पे आऊँ, तो कंपनीज़ जो हैं, वो सक्सीड करेंगी जो एजाइल हैं, पहली, दूसरी जो फॉरवर्ड थिंकिंग है और तीसरा जिन्होंने इतने सालों में कुछ मेहनत की है। अनफॉर्च्यूनेटली इंडियन कंपनीज़ ने इतनी मेहनत की ही नहीं है। वहाँ सारे के सारे जो एक्सेप्ट फॉर 1 और 2 कंपनीज़, मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ जो हैं या मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज़ जो हैं, वो उन्होंने सिर्फ ट्रेडिंग का खाया बस। तो इसलिए जो दुनिया है वो बहुत तेजी से अब बदलने वाली है और इसीलिए आगे आने वाली दुनिया में देयर विल बी अच्छा या बुरा या जो कुछ भी है, कोई माई बाप नहीं है। और उसके हिसाब से अगर देखें तो वाकई में जो डी डॉलराइजेशन की बात हम करते रहते हैं, nobody will have to actually make that happen. It will happen. नहीं, वो तो लग ही रहा है अभी नाउ तो इट्स वेरी श्योर स्टॉक मार्केट्स तो हम लोग देख ही रहे हैं। अच्छा एक और बात बताइए बिकॉज़ नाउ एक तो अंकित जी ने बोला कि टैरिफ अगर करना है तो रिज़र्व करेंसी को भी 1 टू 1 करो और प्राइवेट एंटरप्राइज़ अभी तो ये भी पता लग गया है मोस्ट ऑफ द अमेरिकन बिग फर्म्स वर incubated by government through agencies. हम्म अभी तो वो पता लग गया है। सो देयर वाज़ अच्छा एट अ लोअर लेवल क्योंकि अमेरिका इज़ अ कॉर्पोरेट अमेरिका। यहाँ पे सारे लार्ज बिज़नेसेस हैं, छोटे बिज़नेस तो कोई बचा ही नहीं है, कंसोलिडेशन पूरा हो चुका है। हम्म तो मेरे को मैं तो एक बात पूछना चाहता हूँ कि लाइक हाउ कम अगर प्राइवेट टू प्राइवेट कॉम्पिटिशन होगा किसी भी देश का, तो वहाँ पर तो भारतीय बिज़नेसेस पूरी दुनिया के बिज़नेस खा जाएँगे। बिकॉज़ वी आर वेरी गुड इन मतलब क्या बोलते हैं हम चेतक का स्कूटर भी झुका के चला देते हैं, जुगाड़। वेरी गुड उसी को इनोवेशन बोलते हैं यहाँ पे। तो हाउ डू यू सी दैट कॉम्पिटिशन कमिंग अप फ्रॉम पॉलिटिकल लेवल?
सो आई थिंक तो एक इसमें मैंने अब इसको बहुत ध्यान से देखा नहीं है, बट देयर इज अ फैक्टर ऑफ सब्सिडीज जो आई थिंक अगर टैरिफ ना भी लगाएं दूसरी कंट्रीज को, अगर खुद की इंडस्ट्री को अगर काफी सब्सिडीज दें, दैट कैन आल्सो बेनिफिट योर ओन इंडस्ट्री टू राइज इंडिया में। और हुआ क्या है कि चाइना ने उसको एक ऑलमोस्ट इंडस्ट्री की तरह बनाया था, मतलब इवन सब्सिडी गिवन। सब्सिडीज इस लेवल पे दी गई हैं कि ऐसी इंडस्ट्री सेटअप हुई हैं इस लेवल पे, इस कॉस्ट पे, कि दूसरा कोई compete ही नहीं कर पाया। नाउ इफ दे डू नॉट पुट टैरिफ्स, एटलीस्ट इफ दे हैव द मनी, वो सब्सिडीज तो शायद एक टूल रख सकती हैं जो कंट्रीज हैं। और उसके हिसाब से अगर देखें, और ऐसा नहीं है कि इंडियन कंपनीज बिल्कुल भी compete नहीं कर सकती, मतलब बहुत कम लोग जानते होंगे कि इंडिया की ऐसी बहुत सारी डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं जो कटिंग एज यू नो डिफेंस और सिक्योरिटी और इवन यू नो जो बुलेट प्रूफ कार्स का होता है और जो बाकी जो चीजें हैं वो बनाती हैं, sitting in Kanpur, companies like MKI and things like that. वो actually they have been selling in the US, in Europe, in Central America for years. अभी से नहीं, 20-25 साल से बेच रही हैं और काफी competitively बेच रही हैं। अगर चाहें, और ये कमाल की बात है, मोदी गवर्नमेंट से आने से पहले वो कंपनीज से इंडियन आर्मी नहीं खरीदती थी। ये एक सैड चीज है। पर यहाँ की जो वो हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं और यहाँ की गवर्नमेंट्स जो हैं वो खरीदती थी। सो सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू सेल लाइक से इज के अगर इंडियन इंडस्ट्री चाहे तो वो इनोवेशन को स्केल अप कर सकती है ऐसी ऐसी इंडस्ट्रीज में जो हमने कभी सोची भी नहीं होंगी। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, वो है ना जुगाड़ वाला काम जो है, अब एक्चुअली जुगाड़ से एक स्टेप आगे निकल के वाकई में इनोवेट करके आगे बढ़ना पड़ेगा टू compete विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड। देखिए, एक्चुअली इनोवेशन का भी मुझे तो बहुत ही डाउटफुल लगता है, क्योंकि अगर अमेरिकन कंपनीज़ का अमेरिकन डॉलर का वैल्यू इतना नहीं रहेगा, खरीदने की पावर नहीं रहेगी, तो कौन इनोवेट करेगा अमेरिका के लिए? तो ज़्यादा इनोवेशन का बेनिफिट आएगा अफ्रीका को, यूरोप को, बाकी कंट्रीज़ को आएगा। आई और थिंक हाँ, हाँ। और बांग्लादेश के ऊपर तो खुशखबरी बता दूँ, बांग्लादेश के ऊपर 37% लगाया है। उसके कपड़े अब तो बिके, वैसे भी हम लोग नहीं खरीद रहे थे, करेक्ट। तो अब नहीं, और भी नहीं बिकेंगे। सी एक और चीज होगी कि सो यूएस की मार्केट इसीलिए बड़ी है क्योंकि यूएस की मार्केट में जो जो चीजें हैं वो इतनी सस्ती हैं। अगर वाकई में जो हम 4-4 टीवी लेके घूमते रहते हैं यहाँ पर, एक-एक घर में 3-3 4-4 टीवी ले रहे हैं, वो ज़रा-सी एक चीज़ कोई खराब हुई तो जाके दूसरा उठा लाए। तो अगर वो उतने उतने लेवल पे अगर ना बिके, अगर कम बिके, तो दैट आल्सो मीन्स के जो जो यूएस का जो इम्पोर्ट्स हैं या यूएस की जो जो मार्केट है, वो अपना सही लेवल पाएगी। क्योंकि बाकी कंट्रीज़ में ऐसा नहीं होता। जैसे इंडिया में है, आपने एक बड़ा टीवी लिया तो आप वो बड़े टीवी के साथ वो काफ़ी साल चलाते हैं। यहाँ यूएस में ऐसा नहीं होता। यहाँ यूएस में इट इज़ वेरी, वेरी कॉमन फॉर like households to have 2 or 3 लार्ज टीवीज़। एक को वो 2 साल चला लें तो बहुत बड़ी बात होती है। तो वो इनोवेशन जो होती है वो इस चीज़ की होती है कि कैसे जो पुराना वाला जो प्रोडक्ट था उसको हम रिडंडेंट करके हम एक और प्रोडक्ट उसी कस्टमर को बेचें। पर अगर उसी कस्टमर को अगर वो नहीं बेच रहे और 4 नहीं सिर्फ 1 या 2 टीवी जा रहे हैं, तो दैट मीन्स दैट इन दैट like market itself will find its new level, which ये जो वेस्टेज वाला जो काम था ना,
जो जो लोगों ने घर तो हैं पर स्टोरेज स्टोरेज भी रखा हुआ है। उसमें बहुत सारी चीज़ें तो उसी में डाल के रखते हैं वो। मतलब घर इतने बड़े-बड़े हैं, एटिक भी भरा हुआ है और बेसमेंट भी भरा हुआ है और गैराज भी भरा हुआ है और स्टोरेज में भी डाला हुआ है। तो वो जो एक वेस्ट जो मेंटालिटी थी दैट विल चेंज। अगर वो चेंज होगी, दैट विल आल्सो मीन के जो मार्केट है दैट विल फाइंड इट्स रियल लेवल। जैसे एक नॉर्मल सोसाइटी वर्क करती है, ये सोसाइटी सिक हो चुकी थी। तो व्हेन दैट हैपेंस, तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि वाक़ई में विल विल दिस मार्केट बी एज़ बिग कंपेयर्ड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एज़ वी थॉट इट वाज़? और क्या क्या ऐसा होगा कि वो जो कंट्रीज़ हैं, जो अब तक दबी हुई थी, से इन अफ्रीका, जो खुद का इकोनॉमी को आगे नहीं बढ़ा पाती, क्योंकि इतने रेजीम चेंज ऑपरेशंस और इतना कुछ होता था, उनसे पैसे मार लेते थे सारे जो ग्लोबल नॉर्थ की जो कंट्रीज़ हैं। अगर वो नहीं करेंगी वैसा और उनके पास पैसे रहेंगे, उनकी इकोनॉमीज़ बेटर होंगी, तो इज़ अफ्रीका द नेक्स्ट फ्रंटियर व्हिच many people think it is? Is सेंट्रल अमेरिका द नेक्स्ट फ्रंटियर? अगर वेनेजुएला का ऑयल जो है, वो वाक़ई में वेनेजुएलन्स को के ही हाथ में आए और वही यूज़ करें, like will that be a better, that entire Central America, will that be a better market for the companies, right? Because बड़े अब तक तो चालाक ये हैं, था कि वो वेनेजुएला ऑयल को एक्सक्लूड किया है, हाँ? एक्सक्लूड किया है इसमें से। अच्छा? हाँ, बोलिए, बोलिए। उन्होंने वेनेजुएला का ऑयल एक्सक्लूड किया है, हाँ, बड़े हाँ, चालाक हैं। करेक्ट। रशियन रेयर अर्थ यूरेनियम एक्सक्लूड किया है, चाइनीज़ एंटीबायोटिक्स एक्सक्लूड किया है, हाँ, तो मुझे लगता नहीं टैरिफ कहाँ से कमाएँगे, क्योंकि ये पब्लिक को नहीं पता है अमेरिकन, करेक्ट। यूनिवर्सल टैरिफ नहीं है। मेक्सिको पे टैरिफ 0 है, कनाडा हुँ, पे 0 है, तो वेरी क्लेवरली डन, करेक्ट। चालाकी बहुत दिखाई है, कनिंगनेस है इधर। हाँ, कनिंगनेस एक्चुअली इट इज़ आल्सो ये भी तो है ना कि बेसिक कंट्री तो चलती रहनी चाहिए। अगर ये सब चीज़ें नहीं आएँगी तो बेसिक कंट्री ही नहीं चलेगी। टॉयलेट रोल पे नहीं है, टॉयलेट रोल सस्ता रहेगा। तो लोग बिडेट लगाएँगे फिर और क्या करेंगे? नहीं, पोंछ सकते हैं अभी भी, चलता रहेगा पोंछने का काम। ये अच्छा है। अच्छा, एक लास्ट आइटम इस पे, डिफेंस के ऊपर अभी भारत से दे आर इंपोर्टिंग आर्टिलरी गन्स नाउ, एटैक्स। एटैक्स दुनिया का नंबर 1 गन सिस्टम बन चुका है एंड पिनाका हैज़ बिकम द नंबर 1 मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम। तो और आकाश मिसाइल्स, दीज़ 3 आर द मेजर कंपोनेंट्स। इसको यूएस गवर्नमेंट हाँ, मतलब खरीदना भी चाहती है, इंटरेस्ट भी दिखाया है, बट सबसे पहले अटैक्स की गन्स आई हैं बिकॉज़ कल्याणी ग्रुप वाज़ ऑलरेडी टेस्टिंग इन द यूएस। उन्होंने कल्याणी जी ने बताया भी एक इंटरव्यू में। सो तो नाउ व्हाट डू यू सी द डिफेंस थिंग रूलिंग, क्योंकि भारत तो शायद F-35 उस पे भी प्रपोज़ल भेजा है उन्होंने F-35 बनाने के लिए, बट आई डोंट नो टू बी फ्रैंक। सो उसमें एक जो प्रॉब्लम जो F-35 लेने में है या इनके बेचने में है वो ये रही है कि जिस कंट्री के पास S-400 होता है, उस कंट्री को अगर ये F-35 बेचते हैं तो देन दे से कि जो डेटा है दैट कैन बी लीक्ड, डेटा ऑफ हाउ F-35 रन्स एंड उसके सीक्रेट्स जो हैं वो सब, बिकॉज़ S-400 में। तो वो एक कंपैटिबिलिटी की प्रॉब्लम है व्हिच इज़ द लार्जेस्ट सिक्योरिटी प्रॉब्लम इन द आईज़ ऑफ द सिक्योरिटी मैन्युफैक्चरर्स। बट फ्रॉम द इंडियन स्टैंड पॉइंट, अगर F-35 की ये प्रॉब्लम ये है कि वो यूएस से आएगा, उसके पीछे और उसका जो तामझाम होता है कि यूएस डिसाइड करता है ये यूज़ हो सकता है या नहीं हो सकता, वो सब चीज़ें तो हैं और वो सब एक नेगेटिव्स हैं उसके। पर एक पॉजिटिव ये भी है कि जो उसकी एवियोनिक्स है दैट इज़ फार सुपीरियर देन एनी अदर। तो
देयर कैन बी अ केस मेड कि बाकी जो रफेल है और जो बाकी जो एयरक्राफ्ट्स हैं, दे कैन बिकम द बेस फॉर द इंडियन एयर फोर्स, एंड F-35s can become the the attack mechanism. So basically, there's a two-pronged approach that can be followed. अगर F-35 अगर लेने हैं तो, और इंडिया कैन बी इन अ वेरी इंटरेस्टिंग पोजीशन जहां उसके पास S-400 भी होगा और F-35 भी होगा, और दोनों का इंटरप्ले जो है वो इंडिया स्टडी भी कर सकेगी, एनालाइज भी कर सकेगी, और शायद यूज भी कर सकेगी बाद में, अगर अपना कुछ आगे बनाना है तो. So that is a lucrative area that I see. Now, जहां तक इंडिया खुद के जो एक्सपोर्ट्स हैं, उसका सवाल है, तो वो आई थिंक ओवर टाइम जितने जितने इंडिया चीजों को इंटरनली मैन्युफैक्चर करेगी और जितने टेक्नोलॉजी लेगी, उतने जो जो प्रोडक्ट्स हैं वो और पहने और अच्छे होते चले जाएंगे. तो आई थिंक जैसे मैंने पहले कहा कि ये तो हम कल्याणी और इनकी बात कर रहे हैं, जो गन्स और जो मिसाइल्स हैं, अक्रॉस द बोर्ड इवन बेसिक लेवल पे अगर देखें, जो सिक्योरिटी की और जो डिफेंस की जो चीजें हैं, देयर ऑल्सो वहां पर भी ऐसा हो रहा है कि इंडियन मैन्युफैक्चरर्स जो हैं, जो इंडियन जो फर्म्स हैं, उन्होंने काफी इनोवेटिव काम किया हुआ है और काफी कंपेटिटिव है. तो ये डिफेंस मार्केट एक ऐसी मार्केट है जो इंडिया आने वाले टाइम में, जब कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ेंगे, स्पेशली जब जैसे यूरोप का है, क्योंकि मुझे आई मीन इतने सारे इंडिकेटर्स हैं कि देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग लाइक इन माय माइंड कि एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट या वॉर यूरोप के यहाँ शुरू हो सकता है, बड़े कम टाइम में, अगर ऐसा हो रहा है. पाकिस्तान पे 29%, बांग्लादेश पे 37%, दोनों को. और भिखारी बेचारा क्या लेगा, क्या खाएगा? उनके पास उनके पास बेचने के लिए गधों के अलावा और कुछ था भी नहीं. पाकिस्तान के गधों पे 29% टैक्स हो गया अभी, बेचारे गधे. उनको भी इतना मालूम नहीं था कि वो इतने इम्पोर्टेंट है अमेरिका के लिए. डेमोक्रेट पार्टी का सिंबल भी है ना. आई नो. और बेचारे बांग्लादेशियों को कंगालू कंगालू बना ही दिया इन्होंने वापस. वो बांग्लादेश ज्यादा देर अब टिकने वाला है नहीं, जितनी भी उसकी जिंदगी है उस देश की. अच्छा, बड़ा सुंदर तरीके से किया है, डिस्काउंट बोला है ट्रम्प ने. हाँ, बोला है इंडिया डिस्काउंट को 26% डिस्काउंट दिया है, क्योंकि इंडिया का टैरिफ एट 52%. 52% है, उसको 26% किया, राइट. नहीं, उन्होंने 26 लगाया है, हाँ ना, 26 लगाया, इन्होंने राइट. 52. इंडिया तो वही लगेगा 52. इंडिया कोई चेंज करने वाला तो नहीं है, उनका स्टैंडर्ड पॉलिसी है. राइट. तो उन्होंने इंडिया को डिस्काउंट दिया है, तो ट्रम्प और मोदी की दोस्ती ने भारत को 26% डिस्काउंट दिया. वैसे तो चाइना को भी दिया है, उनकी भी 67% है. हाँ, 67 उनके, और उनको डिस्काउंट दिया, उसने 34% लगाया है. हाँ, 34% लगाया, राइट. मतलब हाफ किया है सबका, हाँ. है ना. और बांग्लादेश को 37 लगा दिया उन्होंने. तो सिंगापुर को 10% ही रखा है. हाँ, क्योंकि उनका भी 10% ही है. इज़राइल का भी हाफ कर दिया. सो दे पुट हाफ ऑफ टैरिफ लगा दिया. पूरा हाँ. नहीं लगाया, तो पूरा पे अभी जब पैसा कम पड़ेगा तो पूरा कर देगा वो. भाई ये मान आगे आने वाला टाइम बड़ा इंटरेस्टिंग है, पूरी दुनिया इसने एक्चुअली, अगर देखा जाए, मैं अगर इसको ऑब्जेक्टिवली अगर देखूं, नॉट एज इंडियन, नॉट एज अमेरिकन, अगर ऑब्जेक्टिवली देखूं, तो ही हैज थ्रोन अ लाइफलाइन to the global industries and Americans to actually create something more competitive. मोर कम्पेटिटिव. यस. वो जो है ना, एक दोबारा से जो रियल फंडामेंटल्स से बिजनेस के, going back to the fundamentals of business without having the overlay of
uh, of diplomacy and geopolitical maneuvering, अगर उसको निकाल दिया जाए और बिजनेस एज बिजनेस रन करें, तो वो एक एरा है जो वापस आएगा, एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए। एक्चुअली अगर मैं टोटल इकोनॉमी को भी मैं देखूँ, टैक्स रिसीट भी देखूँ, तो टोटल अमेरिकन इकोनॉमी इज़ नॉट मोर देन $8 ट्रिलियन टू $10 ट्रिलियन। है ही नहीं उससे ज़्यादा, उससे बड़ी है ही नहीं। सो आई थिंक पीपीपी टर्म्स में इंडिया एंड चाइना हैव ऑलरेडी ओवरटेकन अमेरिका, हुँ, क्योंकि परचेजिंग पावर पैरिटी में दे ओपन कर दिया। क्योंकि आप देख लीजिए ना, $1 से आप क्या खरीद सकते हो अमेरिका में, और $1 से इंडिया में क्या खरीद सकते हो? इंडिया में आप मस्त $1 में 2 मील खा सकते हो, ऑर्डिनरी रेस्टोरेंट में, बेसिक ढाबा में, ऑर्डिनरी रेस्टोरेंट में जिस पे सामान्य लोग खाते हैं। हुँ। अमेरिका में $1 में आपको एक एक आप 1 मील भी नहीं खा सकते ऑर्डिनरी चीपेस्ट प्लेस में भी। अरे पहले टाको बेल, मैं ऐसे ही एक दिन अभी पीछे मेरा मन किया टाको बेल जाने का। तो माय वाइफ एंड आई लाइक वी समटाइम्स लाइक टू गो टाको बेल। पहले हम जब जाते थे, मुश्किल से $12 से ज़्यादा कभी आता ही नहीं था। इस बार $40 था। मैं हैरान हो गया, $40 टाको बेल? जैसे तो आपको बता दूँ ₹3200 से ज़्यादा, हाँ, और यहाँ पे वो चीपेस्ट है वो, राइट। वो बिल्कुल वो लो एंड है। लो एंड है, सामान्य लोगों के लिए। करेक्ट, या मतलब सामान्य में हम सभी आते हैं, लेकिन मतलब अमेरिका के सामान्य लोग। राइट। तो उस हिसाब से अगर देखें तो भारत में अभी भी इंसान एक आम आदमी रहकर भी जी सकता है। जो वो कह रही है ना कि जो पॉवर्टी है वो खत्म हो चुकी है इंडिया में, वो पॉवर्टी इसलिए भी खत्म हुई है क्योंकि लोगों के पेट भरे हुए हैं, जो पहले नहीं था। तो अगर पेट भरे हुए हैं इंसान का, तो अगर उस तरह की अगर भुखमरी नहीं है जैसे पहले होती थी, तो कुछ और आगे वो करने की सोच सकता है। चलिए देश कपूर जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन दिस शो एंड पुटिंग अ लाइट ऑन दिस थिंग, द फ्यूचर ऑफ टैरिफ्स। अब आगे क्या होगा? तो मज़ेदार है सीन, आप पॉपकॉर्न्स रखिए, मज़े करिए, खाइए। हमारे गुरुकुल के कोर्सेज़ में जुड़िए मंडे से फ्राइडे तक, और आपको बड़ा आनंद आएगा, एंड इट विल बी फॉर इन इंग्लिश एज़ वेल एज़ हिंदी एज़ वेल एज़ मराठी। तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं। सो और फॉर पीपल इन द यूएस उनके लिए है स्पेशली। तो अगस्त 23-24 हमारा लिटरेचर फेस्टिवल है, देश कपूर जी विल बी देयर एंड मैनी अदर पीपल विल बी देयर, जो लास्ट ईयर भी थे, और इस बार बड़े-बड़े लोग आने वाले हैं, माइकल क्रेमो एंड मैनी अदर पीपल आर कमिंग। सो जो कि जिन्होंने रामायण महाभारत पे एक्सटेंसिव रिसर्च किया है। एक्सपैंडिंग योर पर्सपेक्टिव, दैट्स द थीम ऑफ द लिटरेचर फेस्टिवल दिस ईयर, और उसमें कॉस्मोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, इसी पे बात होने वाली है। सो डू जॉइन। ऋषि कपूर जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। और फिर आप, मैं तो आपको हर हफ्ते शेड्यूल करता रहूँगा थैंक टू यू, थैंक शेयर लाइट ऑन द करंट अफेयर्स। यू, थैंक यू। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ। नमस्ते।